चलिए शांति रहिए, क्लास शुरू किया जाए। तो लंबा समय के बाद हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए, कुछ है याद कि ना है। ठीक, रिजल्ट आप लोग का कब है जी? कहाँ? कोचिंग में? हम कॉपी ना चेक कर ले रहे, हम तो 12 के कैसे हो जाते? सब चेक हो जाता है, लड़िया गया 2-3 गो के बच्चल है, देखते हैं। तुम कहाँ थी जी? टेस्ट के डर भाग रहती वो लड़की, तुमको हम नोटिस किए हैं। मौसी का कल सुनल कि ना जा, तो हमरो घरे तो मौसी आयल है, तो भौजी आयल है, बहन आयल है, भाई आयल है, हम चलो कब? हम नोटिस कर रहे हैं तुमको, तू जहिया टेस्ट आता ना तू अब्सेंट रहती है। अच्छा ठीक, अगला बार से देखते हैं। हाँ चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग जो ज्योग्राफी को शुरू किए थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल, उसमें चैप्टर नंबर 5 और नाम है उसका भूमि संसाधन एवं कृषि। ठीक, तो भू संसाधन और कृषि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि हम लोग अब तक क्या पढ़े थे। पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे भूमि किसे कहते हैं, और उसमें एक मुख्य रूप से तुमको याद रखना था भूमि का वर्गीकरण। जैसे हम बताए थे आप लोगों की बंजर भूमि, कृषि योग्य अन्य काम में लगा भूमि, व्यर्थ भूमि, फिर था तुमको परती भूमि, फिर था तुमको निव्वल भूमि जगह पर खेती होता है, शुद्ध बोई गई भूमि। ऐसे करके अलग अलग प्रकार के हम लोग भूमि के प्रकार को पढ़े थे, वर्गीकरण करके उसको देखे थे। मुख्य रूप से हमारा वही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद दूसरे क्लास में हम लोगों ने शुरू किया और उसमें देखा थोड़ा सा कृषि को। ठीक, और कृषि में हम लोग देखे कि ऋतु के आधार पर भारत में कृषि कितने प्रकार के? 3, कौन कौन? खरीफ, रबी और जायद फसल, 3 गो खेती होता है। तो जरा बताइएगा आप लोग कि खरीफ की खेती कब होती है, कौन महीना से कौन महीना? जून से जुलाई कौची? जून जुलाई में रोपते हैं और अगस्त में सितंबर में काटते हैं, वो है खरीफ। और यहाँ से बाकी पकड़ लीजिएगा। उसके बाद आता है रबी, सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक, और फिर अप्रैल मई से लेकर के जून जुलाई तक जायद। ठीक, चलिए जिससे पूछेंगे तुम बताओ तो मैया। हाँ तू ही, 3 गो रबी फसल के नाम बताओ। तरह से पूछी थी है, होकरा से पूछी थी। हाँ बोलो, टेस्ट मार के तू एकदम गर्दा उखाड़ ले यहाँ बोलता ही थे ना है। हाँ हाँ, मसूरी, मसूर बोलो। हाँ ओके, तू बता लड़के 3 गो खरीफ फसल के नाम, 3 गो खरीफ फसल। हाँ हाँ, 3 बार धान, राई, सरसों। धान के साथ सरसों कहाँ रोपल देख ले हैं? तोरा ही रोपा हो? बता तुम यहाँ 3 गो। हाँ हाँ हाँ, 3 गो होले। हाँ चलो ओका बाद में बताइए, अब तू बता सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ होता है, किस राज्य में? यही में, यही में कौन में? धनबाद में, धनबाद राज्य में हो है। कहाँ होता है जी? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुछ हुआ है, गेहूं हुआ है। सही में? तब तो कहीं कि केरल में रबर हुआ है, आसम में चाय। सही में? चलिए, तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मुख्य रूप से फसलों के बारे में, चावल, गेहूं, दलहन जो है उसके बारे में, ज्वार, मक्का, ये सब जो है उसी के बारे में हमारा पूरा क्लास होने वाला है। और फिर आगे हम लोग कल तिलहन को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें क्लास। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आर्द्रता के आधार पर हम लोग कृषि को 2 भाग में बांटते हैं।
पिछले क्लास में हम लोग कृषि को बांटे थे 3 भाग में, लेकिन वो किस आधार पे था? वो था तुमको ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर, ये गर्मी आता है, बरसात आता है, जाड़ा आता है, तो उस आधार पे हम कृषि को कितने भाग में पढ़े? 3। यहीं पे तो नहीं कंफ्यूजन होता है, इतना ना आधार 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 पढ़ना ना कि कंफ्यूज हो जाता है। तो जो रबी, जायद और खरीफ पढ़े हैं वो कौन था? ऋतु के आधार पर। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता मतलब होता है जैसे वायुमंडल में जो नमी होता है ना, पानी, ठीक उसके आधार पर। जैसे अभी के टाइम में बात करो तो धीरे धीरे आर्द्रता खत्म हो रही है, यानी हमारे वायुमंडल में पानी नहीं रहेगा, और वो वाला हवा जब नाक में जाएगा तो लगेगा कि नाक फट गया, ठीक। तो अभी पानी की मात्रा नहीं रहेगा, लेकिन वही बारिश हो जाएगी या ठंडा के दिन आता है तो उस टाइम पे वायुमंडल में पानी की मात्रा ज्यादा रहता है। तो वही आर्द्रता के आधार पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो ये होता है 2 प्रकार के, एक होता है सिंचित कृषि और एक होता है बरानी या वर्षा निर्भर कृषि। यानी पूरे तरह से किस पे निर्भर है? एक होता है जिसको आपको पटाना पड़ेगा, बिना पटैले नहीं होगा। एक होता है कि पूरे तरह से वर्षा पर निर्भर है। जैसे हमने के देखो हमारे तरफ की जो कृषि है दक्षिण बिहार में, ये किस पे निर्भर है? वर्षा पे। हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग अपना नलकूप की व्यवस्था किए हुए हैं, जो नहर वगैरह है, अहर छोटा मोटा, उसमें बरसात वाला पानी स्टोर करके उसको यूज करते हैं। ऐसे सिंचाई की और कोई खास व्यवस्था नहीं है। लेकिन वही तुम चल जाओ गुजरात में, गुजरात बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पंजाब की तरफ, तो वहां पे सिंचाई की व्यवस्था बेहतर है, समझी। तो हमारे तरफ की कृषि कैसा है? वर्षा पे पूरे तरह से निर्भर है। अगर वर्षा अच्छा हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर ज्यादा कम हुआ तो फसल पे उसका प्रभाव पड़ता है, हम लोगों को नुकसान हो जाता है। और एक होता है संचित कृषि, जहां पे अगर वर्षा नहीं भी हुआ तब पर भी सिंचाई करके बढ़िया खेती कर लिया जाता है, समझ गई। संचित कृषि का होता है वो कृषि जहां पे सिंचाई के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, वो क्या कहते हैं? संचित। वर्षा निर्भर या बरानी कृषि किसको? जहां के फसल पूरे तरह से बारिश पर निर्भर होता है। दोनों क्लियर? अब इसको बांटते हैं 2 भाग में। हम लोग खेत को पटाते हैं, सिंचाई करते हैं, तो 2 उद्देश्य होता है। एक कि फसल हम लगा दिए, बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद होने के कगार पे चला जाता है पानी न मिलने के कारण, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? अलग से सिंचाई करके उसको पानी की पूर्ति करते हैं कि कम से कम ये जिंदा रहे। और दूसरा क्या करते हैं? उसको पूरा पानी में डुबा डुबा के इतना उसको पूर्ति करते हैं कि उत्पादन हमारे बढ़े। तो सिंचाई कितने प्रकार के करते हैं? 2, एक फसल को बचाने के लिए और एक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, समझ गई। जैसे मान लो तुमको गेहूं है, तो गेहूं में हम लोग क्या करते हैं? कम पानी की जरूरत है और बारिश उस टाइम पे होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको पटाते हैं 1 से 2 बार। तो वो क्या किए हैं? हम लोग उसको रक्षा किए हैं। लेकिन वही अगर बात आ जाए धान वाला के, धान को क्या करते हैं? बचाते हैं, उसको धर के ओकरे में डुबाते हैं। जब तक उसको पानी में डुबा के नहीं रखेंगे उत्पादन बढ़िया नहीं होगा। तो सिंचाई कितने प्रकार के? एक हो गया रक्षित और एक हो गया उत्पादक। रक्षित मतलब पौधों की सुरक्षा देने के लिए, फसल को सुरक्षा देने के लिए, उत्पादक वाला में उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वर्षा वाला 2 तरह के होता है। एक वैसा जगह जहां पे पानी हो भी नहीं करता है, ठीक, उसको हम रखते हैं सुखल में, शुष्क कृषि में। एक वैसा जहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है। तो वर्षा निर्भर वाला कई प्रकार के? 2। अब बुक में तुम लोग देखोगे तो ऐसे बना के नहीं दिया हुआ है। हम नोट्स बना रहे थे तो हम सोचे कि अलग अलग पढ़ाएंगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाती हो, तो हम डायग्राम बना दिए। अगर तुम चाहो तो इस डायग्राम को अपने कॉपी पर नोट कर सकती हो, लेकिन अभी ना, अभी पहले पढ़ लो, न तो करेला रहा, न तो पहले ही अपन काम करते रहे के चाहिए पढ़ी घड़ी। अब हम पेज आगे बढ़, हम तो तू नोट करवा, हम खड़ी रहो, समझ गए। तो ये टेबल आपको याद रखना है कि आर्द्रता के आधार पर कृषि को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक संचित कृषि है, एक वर्षा निर्भर। संचित 2 प्रकार के होता है, एक रक्षित सिंचाई और एक उत्पादक सिंचाई। वर्षा निर्भर वाला में एगो जहां खूब बारिश हो रही है तो होगा आर्द्र में, जहां पे बारिश एकदम नहीं हो रही है उसको कहते हैं शुष्क। क्लियर? अब देखो शुष्क में किसको रखते हैं, सब एक एक करके देख लो। फसलों की रक्षा के लिए जब हम खेती सिंचाई करते हैं तो उसको हम रक्षित सिंचाई कहते हैं, बता दिए। फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जब हम सिंचाई करते हैं तो उसको हम लोग
उत्पादक सिंचाई कहते हैं। उसके बाद जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी एक साल में 75 सेंटीमीटर भी अगर बारिश नहीं हुई तो उसको हम किस में रखते हैं, शुष्क कृषि में रखते हैं। और जहां पे पूरा बारिश होता है, अब जैसे राजस्थान वाला इलाका है तो उधर हम किस भाग में रखेंगे उसको, थार वाला है पूरा, वहां बारिश 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है तो हो गया शुष्क वाला। और वही अगर बात करो हम लोग मोन्सीराम के, चेरापूंजी के, तो वहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, आर्द्र में। समझ गई? तो ऐसे करके हम ये अलग अलग बांटते हैं। अब शुष्क वाला में खेती क्या करेंगे, तो जो ओकरा लायक रहेगा ओकरे ना, जेकरा में पानी कम लगे, तो हम लोग शुष्क क्षेत्र में खेती करते हैं रागी के, ज्वार, बाजरा, मूंग, चना, ये सब जो है इसको बहुत कम पानी की जरूरत होता है, न के बराबर। एक दो बार हल्का पानी भी मिल गया, इसको हल्का ही चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। हल्का पानी मिल गया, फूही फाही ओकरे में ही तैयार हो जाता है। इस सब के फसल के को देखना खासियत पहचानना है तो दो चीज एकरा में रहेगा। एक, इसका जड़ जो रहेगा ना बड़ा रहता है अंदर की ओर। घरे जिनोरा जेकरा कह भैंस के खाए लगी रोपा है ना मसूरी, ओकर जड़ी देखला है, लंबे लंबे अंदर है। चाहे इसमें से किसी का भी पेड़ को देखना है, चना इस सब के पेड़ को देखना, उसका जड़ अंदर की ओर रहता है लंबा। वही धान के पेड़ उखाड़ के देखना, उसका जड़ उतना बड़ा नहीं रहता। उसका वजह क्या है, देखो ये हमनी के भूमि है, ठीक। अब बारिश यहाँ होती नहीं है तो पानी के नमी तो कम रहेगा, नमी कहाँ मिलेगा, नीचे। तो जड़ बड़ा रहेगा तो ना नीचे से पानी लेगा। तो ऐसन पेड़ में जो भी पौधा होता है शुष्क क्षेत्र वाला, उसका जड़ कैसा रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, ताकि वो नीचे से पानी को ले सके, पहला पहचान। दूसरा, इस सब के पत्ती को देखेगी ना तो पत्ती पे एकदम पतला पतला, एकदम पतला रोया जैसा रहेगा। जैसे घरे जाइयो मसूरिया के एगो पत्ता लियो और उसको देखना ध्यान से, ओकरा पर पतला पतला रोया जैसा रहेगा, वाष्पीकरण ये सब जो भी प्रक्रिया होता है उसके लिए। तो वो खैर वो तुमको याद रखना नहीं है, मेन याद ये रखना है कि जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है एक साल में, उसको हम शुष्क में रखते हैं। एकरा में रागी, ज्वार, बाजरा, मूंग, चना जैसे फसलों की खेती की जाती है। जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होता है उसको हम लोग आर्द्र में रखते हैं। और आर्द्र है तो वहां पे पानी पूरा भरा हुआ है तो वहां पे आप गन्ना, धान, जूट, खीरा, ककड़ी, खरबूजा या बाकी के जो सब्जी है उसकी खेती आप यहाँ पे बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको बहुत ज्यादा पानी के आवश्यकता होती है। समझ गए? हम लोग अपने तरफ देखो तो हमारा मौसम जो है मानसूनी है, यहाँ पे ठंडा, गर्मी, बरसात तीनों बराबर होता है। तो हम लोग मौसम के अनुसार खेती करते हैं। जिस टाइम पे बारिश होने वाली होती है तो उस टाइम पे धान गन्ना की खेती कर देते हैं कि पूरा पानी इसको मिले। अभी पानी नहीं होता है तभी हम लोग गेहूं रोप देते हैं कि कम पानी में भी हो जाए। चना रोप दिए, तिलहन रोप दिए। समझ गए? तो ये है। अब है यहाँ पे फसल के प्रतिरूप, सब अलग अलग है, यही तुमको याद रखना है, यही में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो फसल जितना भी हम लोग उपजाते हैं ना मैया, दो कारण होता है, या तो हम उसको खाने के लिए उपजाते हैं या तो उसको बेचने के लिए। जितना भी फसल होगा वो इसी उद्देश्य से उगाया जाता है, खाने के लिए या फिर बेचने के लिए। तो खाद्यान्न फसल में कौन आएगा, जिन फसलों का उत्पादन हम लोग खाने के लिए करते हैं मुख्य रूप से, उसको हम कहते हैं खाद्य फसल। जैसे चावल की खेती हम लोग क्यों करते हैं, खाने के लिए कि बेचने के लिए? पहला उद्देश्य क्या है हमारा, पहला उद्देश्य क्या है, खाना है। पहले अपना स्टोर करते हैं फिर बेचते हैं, तो वो हो गया तुमको खाद्य फसल। गेहूं के हम खेती क्यों करते हैं, खाने के लिए, कि पहले हमको चाहिए, हमारे साल भर 2 साल के हो जाएगा स्टॉक, उसके बाद हम बेचेंगे। अब आओ तनी सुनी इधर, व्यवसायिक में वैसा फसल जिसका उत्पादन हम बेचने के लिए करते हैं। जैसे गन्ना की खेती तुम करो, क्यों करती हो, एक आध बार के रखती है, बाकी सब बेच देती है। कोई तंबाकू की खेती कर रहा है, खैनी के, क्या करेगा उसको, फल के खेती कर रहे हैं, चाय कॉफी की खेती की है, सब क्या करेंगे, कितना स्टोर करके रखेगा तू, बहुत कम। बाकी सब क्या करते हैं, तो फसल जो उत्पादन करते हैं तो उसमें दो ही उद्देश्य होता है, या तो खाना है या तो बेचना है। तो आज हम लोग सिर्फ खाने वाले के आधार पर पढ़ेंगे, कल भी यही चलेगा, उसके बाद अगर ये भी कल आ गया तो इसको भी कल ही खत्म करेंगे। तो खाने में सबसे पहले आता है कौन, खाने में सबसे पहले पूरे विश्व में नंबर 1 पे आता है कौन, चावल खाने में।
भारत में भी नंबर 1 पे है। लेकिन उसको जानने से पहले ये तो तुम लोगों को हम बता दिए, थोड़ा सा ये याद रख लेना कि भारत में जितना भी हमने के कृषि करने वाला भूमि है ना, उसमें से 54% भाग पर कृषि होता है। जैसे मान लो ये डेटा समझना थोड़ा सा मुश्किल है तुम लोग की, ये हमने के मान लो ये भारत है, गोले मान लो भारत, ठीक। इस भारत के इतना जो भूमि है ना, ये वाला, इस वाले भाग में खेती कर सकते हैं। इधर में पठार, मरुस्थल, पहाड़, नदी, झील, ये सब ले लो, तो यहाँ पे तो खेती होगा नहीं, इतने में हो रहा है। अब इसमें से सब पे खेती नहीं हो रहा है, इसमें से मान लो कि इतना भाग पे क्या कर रहे हैं हम लोग, खेती कर रहे हैं। ई वाला में घर बनल है, रेलवे स्टेशन बन गई, लेकिन एक खेलना फील्ड बन गई, तो ऐसे करके बंटा हुआ है। तो वही बताया गया कि भारत में जितना कृषि करने लायक भूमि है ना, उसमें आधा से थोड़ा सा ज्यादा पर, यानी 54% पर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, अनाज उगाते हैं, ठीक। और इस अनाज के उत्पादन में हम लोग आते हैं विश्व में कैमे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। पहला पर कौन है, अमेरिका, दूसरा पर चीन, और तीसरा पे हम लोग आते हैं। पूरे विश्व में जितना अनाज का उत्पादन होता है, गेहूं, चावल, दाल, ये सब के, उसमें 11% हमारा योगदान है, और इसके साथ हम तीसरे नंबर पे हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से यही बन सकता है तुमको कि अनाज के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, तो पहला पर कौन है, ठीक। अनाज पूछेगा तब, वही अगर पूछ देगा ना कि चावल के उत्पादन में भारत के स्थान पर है, तो चावल में आता है दूसरा पर, पहला पर आता है चीन। तो चावल और अनाज में अंतर है, अनाज में चावल, गेहूं, दाल, तिलहन सब आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर पूछे तुमको कि अनाज के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा, ठीक। कितना उत्पादन करता है, 11%, ठीक। अब आ जाओ चावल के बारे में। ये सब तुनी 8 क्लास में पढ़े हुए है, 10th क्लास में भी पढ़े हुए, बस थोड़ा सा रिवीजन करना है। सबसे पहले सबसे प्रमुख खाद्य फसल, हर घर में चावल बनना ही बनना है, विश्व का प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक। यह कैसन उष्ण आर्द्र कटिबंधीय खरीफ फसल है, यानी जहां पे गर्मी होता है और बारिश भी अच्छा खासा होता है, वहीं पे फसल होगा। और ये खरीफ फसल है क्योंकि इसको हम जून जुलाई में रोपते हैं और अगस्त सितंबर में या अक्टूबर तक जाके काटते हैं, तो इसलिए कौन है, खरीफ फसल है, ठीक। चावल के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन है, मारम की नरटिए फूट जाए। चावल के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे कौन है, अनाज के उत्पादन में कौन है, अनाज और चावल में अंतर है, तो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन आया, चीन, और दूसरे नंबर पर भारत, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा, कंफ्यूजन को चीज देख, अनाज में चावल में तोरा अंतर ना बुझाई थू, आए अब अंतर बुझाई थो। अनाज में चावल, गेहूं, दाल सब आ जा है, चावल में खाली चावल अकेले है। थोड़ा सिंपल मैया इतने याद रखना है ना। अगर पूछ दिया कि अनाज के उत्पादन में भारत का स्थान, ठीक, तो यहां पे तुमको याद रखना है, अनाज में देखो लाइन से बता रहे हैं, अगर अनाज पूछे तो नंबर 1 पे कौन, फिर फिर इतने याद रखना है तूनी के। अनाज पूछे तब, अब पूछ देगा तुमसे चावल, तो चावल में नंबर 1 पे कौन आता है, चीन, और नंबर 2 पे भारत। इतने के अंतर तो थोड़ा समझना है। अनाज पूछेगा तो ऐसे, चावल पूछेगा तो ऐसे। अब थोड़ा मान लो यहां बता दिए कि चावल में एक और चीज आ जाओ, अब राज्योला पे आओ, समझो हम चावल को ही लेते हैं। अब बताओ चावल के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हो भाई, कौन राज्य में, पश्चिम बंगाल में होगा ना, है। चलिए अब बताओ गेहूं के, गेहूं के कहा हुई मैया, उत्तर प्रदेश। अभी में बताओ क्या कंफ्यूजन है तोरा, कोई कंफ्यूजन, गेहूं पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में टिक मारेंगे, चावल पूछेगा तो पश्चिम बंगाल में मारेंगे, उसी यहाँ है। अनाज पूछेगा तो ये वाला लाइन से बताना है, चावल पूछेगा तो ये वाला से बताना है। अनाज में पूछेगा तो भारत तीसरा नंबर पर,
चावल में पूछेगा तो भारत दूसरा नंबर पर। अब इसमें क्या समझना है? और कुछ है कि है तो बोली लो। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, अब देखो यहां से एक चीज तुमको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऐसे तो देखो धान के कहा गया है कि 3000 से भी ज्यादा प्रकार है, लेकिन हाँ जी, लेकिन आपको 3 याद रखना है। ये 10वां में भी था। आई ऑब्जेक्टिव 10वां में भी पूछता है कि इनमें से कौन धान के प्रकार है, कौन नहीं है, ऐसे करके। तो आप लोगों को 3 को याद रखना है, जेकर मुख्य रूप से भारत में खेती होता है। एक है औस, एक है अमन और एक है बोरो। ठीक है, और कई सारा, लेकिन तुमको कई को याद रखना है? 3। ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि धान के किन्हीं 2 प्रकार या 3 प्रकारों के नाम लिखें। औस अमन बोरो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है इनमें से कौन धान के प्रकार है, कौन नहीं है। जिसको ये तीनों याद है, कैसे पूछे वो बता देगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि धान के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, औस अमन और बोरो। ऐसे इसका 3000 प्रकार पाया जाता है। ठीक, सबसे ज्यादा इसका खेती कहाँ? पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी इसकी खेती होती है। बाकी अन्य राज्यों में भी होता है, लेकिन इन राज्यों में सबसे ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा में ज्यादा पूछ दे तो कौन होगा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पे सालों होता है, 12 महीना। एक सीजन में औस की खेती, एक सीजन में अमन और एक सीजन में बोरो, तीनों खेती होता है यहाँ। नहीं, तीनों का मौसम अलग अलग है। एगो ठंडा में होता है, एगो शरद में, शीत में, गर्मी में। हाँ, बनता चावले है। आए का? अरे धान के अब इसको ऐसे तो घरे धान रोपलू है, बासमतिया जाना है, सोनम्मा जाना है, मंसूरिया जाना है। तो उसी यहाँ नाम है, तो गाँव वाला जिसे नाम है ना। अब है तो सब चावल है, लेकिन सबके रंग रूप अलग होता है, खाने में स्वाद अलग होता है। और उसी यहाँ पे 3 प्रकार नामी है। समझ गई? अब आगे देखिए, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? तो 22 याद रखना है कि 22% करता है। ठीक, अब अगर आपको चावल की खेती करना है तो आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले आपका जो मिट्टी है वो जलोढ़ हो तो बढ़िया हो, एकदम बढ़िया है। A1 खेती के लिए, धान के लिए। या दोमट मिट्टी, चिकना जो रहता है, तो चिकना दोमट मिट्टी चाहिए, चाहे जलोढ़ मिट्टी। अब हमनी के देखो, हमारा जो ये इलाका है, ये गंगा में नदी के कारण ये बना हुआ है, पूरा मैदानी इलाका। और ये सब कौन सा मिट्टी है? यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, इसलिए हमारे तरफ खेती भर भर के होता है धान के। समझ गई? तो मिट्टी कैसा चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुमको, ये सब याद रखना। धान के खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? या तो दोमट है ना, तो जलोढ़ तो एकदम रट्टी जाओ कि जलोढ़ होना चाहिए। ठीक, भूमि अगर बराबर है, बराबर जमीन है, तो खेती बढ़िया से होगा। अगर ढलकाव है तो उतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी का होगा, कट जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो अगर भूमि बराबर है तो वहां पे बढ़िया खेती हो सकता है, तो वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए, बारिश अगर पूछे कि कितना होना चाहिए, तो बारिश होना चाहिए आपको 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। अगर वर्षा हो रही है तो वो धान की खेती के लिए उत्तम है, बढ़िया है, बेस्ट है। समझ गई? तो 2 चीज यहां से अभी तक में याद रखना है। पहला, मिट्टी कैसा, तो जलोढ़ या दोमट। वर्षा कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। तापमान पूछे तब 21 से 27 सेंटीमीटर तापमान होनी चाहिए। बाकी धान के खेती जो है बहुते मेहनत वाला है। जोन दिन से इसका गाछी पड़ जाता है, मूड़ी जेकरा हमने कहा, ओकरा बाद ही तंग करना शुरू। फिर उसको कवारिए, खेत जोतिए, पूरा एकदम कादो करके, फिर उसमें एक गो इसको रोपिए, फिर इसको सोहनी करिए, पटाइए, पानी एकदम पूरा भरा होना चाहिए। फिर इसको तैयार हुआ तब इसको काटिए, पौड़ी लगाव, टियौनी कर, बोझा बांध, ली आव, पीट, ओसाव, फिर उसन, फिर सुखाव, फिर ढो के मिल में ले जा, फिर कुटाव, ली आव, फटक, तब तसला में डाल, तब जाके खा। तो लंबा प्रोसेस है, तो अब इसमें मेहनत ज्यादा है। तो अगर आपको धान की खेती करना है तो आपको मजदूर ज्यादा चाहिए और
अगर सस्ता में मजदूर मिल जाए तो बढ़िया है, ताकि इसका रोपनी भी हो सके, इसको जो भी निराई कोराई सोहनी जो होता है वो सारे काम इसका हो सके। निकौनी मतलब होता है सोहनी करना, और फिर कटाई करना है, पिटाई करना है, कुटाई करना है, तो सब करने के लिए मजदूर चाहिए। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अगर ये सारा चीज है तभी आप धान की खेती कर सकते हैं। मार दो फेंक के, सीधा बैठना था, समझ गए। तो धान की खेती के लिए मिट्टी कैसा, दोमट या जलोढ़, ठीक। भूमि कैसा, तो समतल बराबर रहे तो बढ़िया है। वर्षा कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर। तापमान कितना, 21 से 27 सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे देखिए, अब है दूसरा हमनी के प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, ठीक। ये भारत का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, और ये है शीतोष्ण कटिबंधीय रब्बी फसल। शीतोष्ण मतलब आधा काम एकर शीत में हो भाई, ठंडा में, और आधा काम हो भाई एकर गर्मी में। तो शीत और उष्ण को मिला दो तो क्या बना, जैसे जब हम इसको रोपते हैं तो उस टाइम पे ठंडा रहता है, जब काटते हैं तो गर्मी रहता है, तो आधा ठंडा आधा गर्मी। तो इसको हम कौन सा फसल कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। और इसको हम लोग रबी में रखते हैं, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर में रोपाता है, मार्च अप्रैल में कटता है, ठीक। भारत में इसका उत्पादन कितने भूभाग पर होता है, जितना है ओकर 14% पर। ये सब खैर उतना इंपॉर्टेंट ना है, हम यहाँ में ना, हम एनसीईआरटी से बने लिखे, हम दोनों किताब रख ले लिख, ठीक ना। अब देखो, इसमें सबसे एमबीबीआई जो ऑब्जेक्टिव तुमको पूछेगा, दो चीज पूछ सकता है, तीन गो। एक, गेहूं कौन सा फसल है, तो रब्बी या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय है, दो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और एक बनेगा कि गेहूं का खेती सबसे ज्यादा कौन राज्य में होता है। ये एमबीबीआई क्वेश्चन, यही तीन गो तुमको है। तो सबसे ज्यादा इसका खेती कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद फिर हरियाणा, गुजरात, बिहार, राजस्थान में भी इसकी खेती होती है। तो गेहूं से आप लोगों को तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये रब्बी फसल है, दूसरा इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, और तीसरा ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी ठंडा गर्मी दोनों के बीच में होता है, ठीक। उत्पादन कितना करता है, पूरे विश्व का 12.8% गेहूं का उत्पादन यहाँ होता है। यानी पूरे विश्व में अगर 100 टन गेहूं का उत्पादन हुआ है तो भारत उसमें अकेले 12 टन का उत्पादन किया है, ठीक। उसके बाद है कि इसके उत्पादन के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बोते हैं उस टाइम पे ठंडा रहता है, कितना तापमान होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जब ये बड़ा होते रहता है तो धीरे धीरे तापमान भी बढ़ना चाहिए, कितना तक। अब देखो हमारे तरफ ऐसे होता है कि ना, जब रोपते हैं तापमान एकदम कम ठंडा रहता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। अभी कटने के टाइम पे एकदम आराम से 20 है, 20 पार कैले है। तो पकते समय कितना, तो इसका 3 है, बोते समय 10, फिर 15, फिर 20, 3 स्टेज। जन्म लिया, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ। तो जन्म लेते टाइम 10, फिर 15, फिर 20, 5-5 के अंतर है। भूमि कैसन, बराबर रहे, दोमट मिट्टी है तो बढ़िया है, अन्यथा काली मिट्टी में भी आप खेती कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी में भी खेती होता है। सबसे बढ़िया इसके लिए कौन है, दोमट मिट्टी। काली में भी कर ले सकते हैं। इसे काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, हाँ ये सब 10वां में पढ़ ला है। इसको हम लोग रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। तो रेगुड़ मृदा में कौन चीज के सबसे बढ़िया खेती होता है, कपास की खेती सबसे बेहतर माना जाता है। किसके लिए, काली मिट्टी, इसमें कपास बढ़िया होता है, समझ गई। खैर छोड़ो इधर। अब देखो, जब हम लोग इसको बोते हैं और जब ये धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, उस टाइम पे अगर हल्का फुल्का बारिश हो जाए तो वो गेहूं के लिए फायदेमंद होता है। और अगर बारिश नहीं होती है तो हम लोग सिंचाई करके उसकी पूर्ति करते हैं, समझिए मियाँ। ओकर पास बनल है 20 दिन लाइए काहे ओकर तंग के ले सुत मियाँ। देखो यहाँ, तो बोते समय और बारिश होते बढ़ते समय हल्का फुल्का बारिश होना चाहिए। और जब ये पक जाता है, जैसे अभी पकने का टाइम है गेहूं का, तो इस टाइम पे धूप होना चाहिए और दबा के पछुआ हवा बहना चाहिए। पछुआ हवा जैसी बहेगा ना तो नहीं तैयार है, तो तैयार कर देता है। ये वो खासियत है हमनी के गेहूं के। हमनी के गेहूं जो होगा ना वो पतला होता है, मरकिटा है जैसन,
देखी है? आप बाजार उजार से लाएगी ना तो मोटा मोटा दाना रहता है। वजह जानती है? हमारे यहाँ का होता है, गेहूं अभी तैयारे हो रहा है, ठीक, अभी ओकरा में बीज बन रहा है। अब पछुआ हवा जैसे ही बहा ना, ओकरा सुखा के काम खत्म कर देता है, तब ठीक से तैयारो नहीं होता है या गेहूं पक जाता है तो मरकीटा नियर कुपोषण के शिकार हो जाता है। समझ गई? हाँ, वही अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए तो बढ़िया एकदम मोटा मोटा दाना वाला हो जाता है। समझ गई? तो तेज धूप चाहिए, हवा चाहिए। अब आइए मोटा अनाज में, सवाल यहां से बनता है कि किन्हीं 4 मोटे अनाजों के नाम लिखे, इनमें से कौन मोटा अनाज है, ऐसे करके। तो जेकर दाना बड़ा बड़ा होता है उसको हम मोटा अनाज कहते हैं, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया या ज्वार हो गया है। रागी एक दिन बताए ना जी, कुछ ही रहता है वो, नंबर नहीं याद आई तो उड़द, उड़द के दाल खेले हैं? हाँ, उड़द के दाल, हाँ तो बड़ा बड़ा रहा है, ठीक, हाँ गोला गोला रहा है। देखो, तो ज्वार बाजरा या मक्का सब के देखोगे ना, सबका दाना कैसा रहता है, बड़ा बड़ा रहता है, तो उसको हम किस में रखते हैं, मोटा अनाज में, ठीक। और यहाँ पे जितना ही दिया गया है ना, ये सब कौची है, खरीफ फसल भी है, ये भी याद रखना। अगर पूछे खरीफ फसल के नाम तो याद रखो ये सब कौची है, खरीफ फसल। 4 गो खरीफ फसल के नाम लिखने के लिए आता है, चाहे इनमें से एगो दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन खरीफ फसल है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब खरीफ फसल है और भारत में लगभग पूरे भूमि के जो कृषि लायक भूमि है उसका 16.5% भाग पर इसकी खेती होती है। उसके बाद देखो, अब एक एक करके हम देख लेते हैं, ज्वार के, बाजरा के और मक्का के। ज्वार के बारे में देखो तो टोटल यहाँ 16 है ना, तो ये सब मिला करके 16 हमको पूरा होना चाहिए। तो ज्वार के हो गया कितना पर, 5.3, ठीक। बाजरा के हो गया कितना पर, कितना हो गई टोटल, 10.5 होल। इधर देखो 3.6 मक्का, 13 हो गई, आ 6 जोड़ 14.1 हो गई। अब बचल खुचल में रागी के डाल लो, तो ऐसे करके इसका खेती होता है। लेकिन वो ये उतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो देखा जाएगा। आप लोगों को बस इतने याद रखना है कि मोटे अनाज में ज्वार बाजरा रागी मक्का होता है, और ज्वार के सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, MVVI है। समझ गए? और आप लोग को ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट। आप लोग भारत भवन के बुक है, पेज नंबर 104 निकालो, जो नहीं लेकर है, जो लाए है उसको करें 104 जा, एगो 104 ना निकली था बा, सब यहाँ लिखा हुआ है। फसल के नाम, अब पहला जो राज्य है वही प्रथम स्थान पर है, तो आप फसल और पहला राज्य के नाम याद कर लीजिए, एक एक है वहां पे लिस्ट बना के, है ना जी। हाँ, चलिए आगे देखो, मैया तो सबसे ज्यादा ज्वार की खेती कौन राज्य में होता है, इसके अलावे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसकी खेती होती है। दूसरा नंबर पे आता है हम लोगों के बाजरा, जो कि पूरे कृषि भूमि के 5.2% भूभाग पे उपजाया जाता है, और इसका भी खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बाजरा के सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में है। उसके बाद गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब जो राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा, ये सब। आपको प्रथम राज्य याद रखना है, टेबल बुक में है, बस वही वाला आपको याद करना है। उसके बाद आता है तुमको मोटा अनाज में एगो मक्का। मक्का ऐसा फसल है जो हम लोग भी खाते हैं और चारा में भी उपयोग करते हैं। यानी मक्का हम लोग भी खा लेते हैं, उसका भूंजा खा लेते हैं, या फिर हम लोग उसका दर्रा बना के खा लेते हैं। और मक्का के दर्रा, दर्रा ना जाना है, अरे तो भैंसी आदमी ना खा है, तो तोरा बताओ तो खाई है कैसे हुआ है। मक्का के पहले भूंज दो, ठीक, बालू में, आ भूंज के घरे खल है लोहा वाला ना रही कूटे वाला, ओकरा में एकरा खूब कूट, तोरा कुटैते कुटैते मुंह दे पानी छू जेतु, इतना सोंधा सोंधा महक है। इसको पूरा एकदम कूटो, आ कूट के, हाँ जांतों में पीस सका है, लेकिन वो एकदम महीन न हो जाए, इतनी मोटा रहे के चाहे। आ ओकरा बाद एकदम घरे सुधा वाला दही लियाओ, एकदम देहाती मीठा,
आ इतनी सुंदर ले जा देना ओला जो बुकनी कैले हैं ओका में डाल के खो, आहा अति उत्तम का स्वाद है। मिल में से आवा है तो भैंसी लावा है, जानवर लावा है। हाँ आप भी उसको खा सकते हैं, उहे वाला उसको जैसे भैंसिया लगे उसको पका रही है ना, उहे में दूध दही डाल के तू अपना ला बना ले, मीठा डाल के आखो तोरा वो विटामिन से ज्यादा ना फायदा कर तो फिर का है तू वो में खा सकती है, ऊ में का ओकर छोड़ल को तू खा सकती है, तुमको कोई दिक्कत ना है, एकदम हम खाते हैं। आगे देखिए, तो इसका खेती कितने भूभाग पर होता है? 3.6 पर 1 खाद और चारा दोनों फसल में आता है। सबसे ज्यादा इसका खेती कहाँ? फिर मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से इन सभी जगहों पे होता है। ऐसे तो कहने को मक्का खरीफ फसल है, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में बात करो तो बिहार के संदर्भ में मक्का 12 महीना होता है। आपको अभी मने अभी रोप दीजिए मक्का हो जाएगा, ठीक? हाँ क्या चीज मैया? हाँ दियर में होगा है, 10th में पढ़ला है। दियर तो मक्का के खेती लगे विश्व में एकदम प्रसिद्ध है, समझ गई? 10th में भी पढ़ना है और आज हमारा लगता है कि वही पढ़ाना भी है 10th में। है दियर दियरा क्षेत्र है। तो मैया वो सब फसल वहां ज्यादा होगा, बाजरा होगा, ज्वार होगा, रागी सब, क्योंकि सब पानी सबके कम और टाल न रहता है, ऊंचा ऊंचा क्षेत्र रहता है, तो वो उन सब फसलों के लिए अनुकूल है, उसके अनुसार है। तो वहां होता है परवल के खेती बढ़िया होगा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब के खेती बढ़िया होगा। आ? हाँ तो मैं कह तो रहे हैं कि अब उसके लिए अनुकूल वो परिस्थिति है, वहां के मिट्टी, वहां की जलवायु, सब कुछ उसके अनुसार है, तो वहां पे बढ़िया होता है। तो एकदम मोटे दिमाग, एक के बताओ बार बार बुलवावित है। अब इधर देखो, ये सब हमारा था मुख्य रूप से अनाज, ठीक, जो हम लोग खाने के लिए उपजाते हैं। अभी जितना ही पढ़े हैं उसको मुख्य रूप से हम क्यों उपजाते हैं? खाने के लिए। बेचना दूसरे पे आता है, खाना पहले पे। वो सब अनाज था। अब इधर देखो दलहन में, तो दलहन में होता है मैया प्रोटीन। हमनी के शरीर में 5 चीज की जरूरत होता है। कौची कौची? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उसके बाद तुमको विटामिन, और एक और कौन छूट रहा है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, है विटामिन हो गया, नहीं वो छूट रहा है कोई, रुके ना याद कर दे, संदीप बैठे हुए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, एगो कौन छूट रहा है? एगो कोई छूट रहा है, याद ना रहा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, अरे वाह कुछ हो भाई, हमारा याद ना आवी थे, दिमाग सुतरल है। अच्छा चलो 5 चीज होता ना है, ठीक। अब देखो प्रोटीन की जो पूर्ति है वो होता है तुमको मांस से, पहले समझो। जैसे अंडा खाओ, मछली खाओ, तो वहां से प्रोटीन पूरा मिलता है। अब जो शाकाहारी व्यक्ति है वो तो मछली नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, तो मांस में आ जाता है, तो उसका प्रोटीन की पूर्ति कहां से होगा? दाल से। इसलिए शाकाहारियों के लिए दाल बहुत हो जाता है इंपॉर्टेंट, समझ गई? शाकाहारियों के लिए दाल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से उसको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। एक और चीज है इसमें खास बात, इसमें देखो खास बात क्या है, इसके जड़ से नाइट्रोजन की पूर्ति होता है। जो जड़ है ना, ये सब 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा तू लोग, ठीक। तो नाइट्रोजन एकीकरण करता है, मिट्टी को क्या करता है? भूरा बना देता है, उसका उर्वरकता बढ़ जाता है। उर्वरकता मतलब है फसल के जो चाहिए एनर्जी, वही क्या करता है? बढ़ा देता है। इसलिए भी इसकी खेती इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि मिट्टी की जो ताकत है वो बनी रहे, समझ गई? इसका खेती कितना होता है? तो लगभग 11% भूभाग पर हमनी के देश में इसका खेती होता है। मुख्य रूप से जो हमारे देश में जो दलहन में आता है वो कौन है? चना और
अरहर, ऐसे हमारे तरफ मुख्य रूप से दाल में मसूर का प्रयोग करते हैं, सभी मसूरी के दाल बना होता बा। चना और अरहर मतलब समझ है, लहरी, हाँ, आ उड़द, ये सब के दाल कारज परोहज में बनता है, शादी विवाह कोई फंक्शन है तब, चाहे छठी मैया के दिन आवा है तो चना के दाल बनता है, सब्जी में डलाता है। ऐसे मुख्य रूप से हम लोग मसूर का ही उपयोग करते हैं। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल पूरे भारत में बात करो तो भारत में सबसे प्रमुख कौन है? चना और अरहर सबसे प्रमुख दलहन फसल है। और ये चना को किस में रखा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के एक रब्बी फसल माना जाता है। इसके उत्पादन के लिए आपको बस एकदम हल्का बारिश चाहिए। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो ये नहीं होगा, एकदम हल्का, मतलब पूरे सीजन में एक बार भी हल्का बारिश हो जाए ना, हाँ, ज्यादा हुआ जहाँ खत्म। गांव घर में जो हमारे दादा हैं, चाचा हैं, पापा हैं, वो लोग कहते हैं कि चना जो है ना वो कसम खैले है, हम पानी न पिएंगे, जहां उसको पानी पियाएगा मर जाता है। ठीक, मतलब इसको पानी नहीं चाहिए, हल्का फुल्का फुहारा पड़ जाए वो इसके लिए बेस्ट है। तो इसे करके इसका खेती कर सकते हैं। टोटल खेती कितना हो रहा है इसका? 2.8 पर। सबसे ज्यादा चना के खेती कहाँ? मध्य प्रदेश, हम लोग उल्टी बुलवा दे, 2.8%। अब यहां से तुमको इंपॉर्टेंट याद का रखना है, याद ये रखना है कि चना के खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में भी इसकी खेती होती है। लेकिन नंबर 1 वाला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद है दूसरा अरहर, जिसको हम लोग तुर भी कहते हैं, ये दूसरा प्रमुख दलहन फसल है। ठीक, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट सवाल यही बनेगा कि किस फसल को लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं? तो वो कौन है? अरहर, तूर, लाल चना, पिजन पी, सब एक ही फसल के नाम है। अरे लहरी। आगे देखो, इसका उत्पादन कहाँ होता है? पूरे हमनी के भूभाग के 2% पर, जितना कृषि योग्य भूमि है उसके 2% पर इसका खेती होता है। पूछे अरहर के उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में? तो आप लोग याद रख लिए, कहाँ? महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को मुख्य रूप से इतना में कुछ याद नहीं रखिएगा, तो ये याद रखिएगा कि कौन फसल के कहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज आप लोगों के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल इसके अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग तिलहन पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो रेशेदार फसल होता है, पे फसल है, सब 8वां में पढ़े हुए हैं। अगर तुम चाहो तो इस चैप्टर को, अगर इस बुक में समझ में तुमको नहीं आ रहा है तो 8वां वाला जो बुक था ना भूगोल वाला, उसको निकाल के कृषि पढ़ जाओ, या 10th क्लास वाला कृषि तुम पढ़ जाओ, इसका क्लियर हो जाएगा। 80% 90% तक तो इसको कवर कर लेगी, समझ गई? तो इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय माता दी।